नमस्कार विद्यार्थियों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से जानते हैं। तो आज हम किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल में स्वायत्त शासन की शुरुआत कैसे हुई। फिर हम सिराज-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच के संघर्ष को समझेंगे। इसके बाद कहानी हमें प्लासी और बक्सर के उन दो बड़े युद्धों तक ले जाएगी जिन्होंने इतिहास बदल दिया। और आखिर में हम इलाहाबाद की संधि की शर्तों को जानेंगे जिसने ब्रिटिश राज की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होते हैं उस समय से जब दिल्ली में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूर्व में बंगाल एक बहुत ही अमीर और ताकतवर सूबे के तौर पर उभर रहा था। यहाँ के जो नवाब थे वो नाम के लिए तो मुगलों के अधीन थे, पर असल में वो आज़ाद शासकों की तरह राज कर रहे थे। और बंगाल की यही बेहिसाब दौलत एक नई शक्ति अंग्रेजों को अपनी ओर खींच रही थी। बंगाल में अंग्रेजों के सफर की शुरुआत होती है एक छोटी सी फैक्ट्री से। ये साल था 1651, जब उन्होंने सूबेदार शाह शुजा से इजाजत लेकर हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। उस वक्त तो ये सिर्फ एक व्यापार का केंद्र था, लेकिन यही वो छोटी सी शुरुआत थी जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य में बदलने वाली थी। अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की, मुर्शिद कुली खां। साल 1700 में औरंगजेब ने उन्हें बंगाल का दीवान बनाकर भेजा। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगल सत्ता कमजोर पड़ी, मुर्शिद कुली खां ने मौके को पहचान लिया। उन्होंने दिल्ली की परवाह किए बिना बंगाल में अपनी एक स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट सत्ता की नींव रख दी। अपनी इस नई ताकत को और मजबूत करने के लिए मुर्शिद कुली खां ने 1722 में एक नया शहर बसाया और उसे अपना नाम दिया मुर्शिदाबाद। और फिर उन्होंने अपनी राजधानी ढाका से हटाकर मुर्शिदाबाद को बना लिया। ये सिर्फ एक राजधानी बदलना नहीं था, ये बंगाल के एक नए दौर का ऐलान था। मुर्शिद कुली खां का दबदबा इतना बढ़ गया था कि दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह फर्रुख शियर को भी उन्हें उड़ीसा की सूबेदारी देनी पड़ी। उन्होंने शासन में भी कई सुधार किए, जैसे कि इजारेदारी प्रथा शुरू की और किसानों की मदद के लिए तकावी ऋण यानी एक तरह का सरकारी कर्ज भी देना शुरू किया। इससे पता चलता है कि वो एक काबिल प्रशासक भी थे। लेकिन मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल की गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। 1727 में उनकी मौत के बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन नवाब बने। फिर 1739 में शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खां गद्दी पर बैठे, लेकिन उनकी हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चली। 1740 में गिरिया की लड़ाई में अलीवर्दी खां ने सरफराज खां की हत्या कर दी और खुद बंगाल का नवाब बन बैठा। अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल तरक्की और समृद्धि के शिखर पर पहुंच गया। व्यापार, खेतीबाड़ी, सब कुछ इतना फला फूला कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। लेकिन कहते हैं ना, जितनी ज्यादा चमक होती है, नजर भी उतनी ही जल्दी लगती है, और ये चमक अंग्रेजों की आंखों में चुभ रही थी। अलीवर्दी खां एक बहुत ही चतुर और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने दिल्ली के कमजोर मुगलों को टैक्स देना ही बंद कर दिया, जो एक तरह से बंगाल की आज़ादी का ऐलान था। हाँ, उन्हें मराठों के हमलों का जरूर सामना करना पड़ा और उड़ीसा का एक हिस्सा भी देना पड़ा। लेकिन उनकी सबसे मशहूर बात वो है जो उन्होंने अंग्रेजों के बारे में कही थी। उन्होंने कहा था कि अंग्रेज उन मधुमक्खियों की तरह हैं जिन्हें अगर न छेड़ो तो शहद देंगी और अगर छेड़ दिया तो काट काट कर मार डालेंगी। काश उनकी ये बात सबने समझी होती। और अलीवर्दी खां के बाद बंगाल की गद्दी पर बैठे उनके नाती सिराज-उद-दौला। और यहीं से कहानी एक नया और बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है, जहां अंग्रेजों के साथ टकराव अब खुलकर सामने आने वाला था। साल था 1756। अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई और उनकी जगह गद्दी पर बैठे उनके युवा नाती सिराज-उद-दौला। सिराज-उद-दौला जोश से भरे हुए थे, लेकिन उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। सिराज के लिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर से आई। उनकी अपनी मौसी घसीटी बेगम और उनका मौसेरा भाई शौकत जंग दोनों ही उनके नवाब बनने के खिलाफ थे और अंदर ही अंदर साजिशें रच रहे थे। इस पारिवारिक फूट ने सिराज को उस वक्त कमजोर कर दिया जब उन्हें सबसे ज्यादा मजबूत रहने की जरूरत थी। अंग्रेजों ने इसी अंदरूनी कलह का फायदा उठाने की सोची। उन्होंने नवाब की इजाजत के बिना ही कलकत्ता में अपने किले फोर्ट विलियम की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। ये नवाब की सत्ता को सीधी चुनौती थी। सिराज-उद-दौला को यह गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं हुई। 15 जून 1756 को उन्होंने फोर्ट विलियम पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया।
अंग्रेज गवर्नर रोजर ड्रेक और सेनापति मिनीचीन इतने डर गए कि वो भागकर फुल्टा बंदरगाह में जाकर छिप गए। और यहीं पर जिक्र आता है इतिहास की एक बहुत ही विवादास्पद घटना का, जिसे ब्लैक होल की घटना कहते हैं। इसकी कहानी एक अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने बताई थी। उसके मुताबिक नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक बहुत छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें दम घुटने से सिर्फ 23 लोग ही जिंदा बचे। हालांकि ज्यादातर इतिहासकार इस कहानी को मनगढ़ंत या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात मानते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने इस कहानी का इस्तेमाल नवाब को बदनाम करने और अपने बदले की कार्रवाई को सही ठहराने के लिए खूब किया। जब यह खबर मद्रास में कंपनी के मुख्यालय पहुंची तो समझिए हड़कंप मच गया। फौरन कलकत्ता वापस जीतने और इस अपमान का बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना भेजी गई। इस सेना का नेतृत्व कर रहे थे एडमिरल वॉटसन और एक बहुत ही चालाक अफसर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की सेना के आते ही पासा पलट गया। नवाब सिराजुद्दौला पर इतना ज्यादा दबाव बना कि उन्हें 9 फरवरी 1757 को एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसे अलीनगर की संधि कहते हैं। इस संधि में उन्हें न सिर्फ किलेबंदी का अधिकार वापस देना पड़ा, बल्कि 3 लाख रुपए का हर्जाना और अंग्रेजों के सारे पुराने व्यापारिक अधिकार भी लौटाने पड़े। ये नवाब की एक बहुत बड़ी हार थी। लेकिन अलीनगर की संधि सिर्फ कुछ वक्त की शांति थी। रॉबर्ट क्लाइव का इरादा अब सिर्फ व्यापार करना नहीं था, वो बंगाल पर कब्जा करना चाहता था। और इसके लिए उसने जो रास्ता चुना वो था युद्ध और धोखे का। और इसी रास्ते का अंजाम था प्लासी का युद्ध। तारीख थी 23 जून 1757। मैदान था प्लासी का। एक तरफ थी नवाब सिराजुद्दौला की हजारों की सेना और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव के कुछ सैनिक। देखने में तो ये लड़ाई एक तरफा लग रही थी, लेकिन क्लाइव अपना सबसे बड़ा दांव पहले ही चल चुका था, और वो था धोखा। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिल चुके थे। लड़ाई के मैदान में नवाब की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा लड़ा ही नहीं, वो बस चुपचाप खड़ा रहा। सच तो ये है कि ये कोई जंग नहीं थी, ये एक साजिश थी, एक ऐसा विश्वासघात जिसमें सिराजुद्दौला की हार पहले से ही तय थी। और इस धोखे का इनाम मिला मीर जाफर को। अंग्रेजों ने उसे बंगाल का नया नवाब बना दिया, लेकिन वो बस एक कठपुतली था, जिसे इतिहास में क्लाइव का गधा या गीदड़ कहकर बुलाया जाता है। नवाब बनने की कीमत भी उसे चुकानी पड़ी। उसने कंपनी को 24 परगना का पूरा जिला और 1,77,00,000 रुपए की भारी भरकम रकम दी। यहीं से बंगाल की असली लूट की शुरुआत हुई। प्लासी ने अंग्रेजों को बंगाल का मालिक तो बना दिया, लेकिन उनकी ताकत पर असली मुहर लगनी अभी बाकी थी। और ये मुहर लगी एक और लड़ाई से, जो प्लासी से कहीं ज्यादा बड़ी और निर्णायक साबित हुई। वो थी बक्सर की लड़ाई। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में जो हुआ वो प्लासी जैसा धोखा नहीं था। जी नहीं, ये एक असली आमने सामने की लड़ाई थी। एक तरफ थी हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की डिसिप्लिन्ड सेना, और दूसरी तरफ थी 3 बड़ी भारतीय ताकतों की मिलीजुली फौज, जिसमें बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और खुद दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम दुई शामिल थे। इस लड़ाई के नतीजे ने हमेशा के लिए यह तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान में असली सैन्य शक्ति कौन है। बक्सर की जबरदस्त जीत के बाद अब बारी थी कागजी कार्रवाई की। अंग्रेजों ने हारी हुई भारतीय ताकतों पर अपनी शर्तें थोपी। ये शर्तें इलाहाबाद में एक संधि के रूप में सामने आईं, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की कानूनी तौर पर नींव रखी। तो ये संधि 2 हिस्सों में हुई। पहली संधि हुई 12 अगस्त को मुगल बादशाह शाह आलम के साथ। इस संधि में बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। अब दीवानी का मतलब क्या था? इसका सीधा मतलब था कि इन तीनों सूबों का सारा टैक्स वसूलने का अधिकार अब सीधा कंपनी की तिजोरी में जाएगा। बदले में बादशाह को क्या मिला? सिर्फ 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन। फिर 4 दिन बाद 16 अगस्त को दूसरी संधि हुई अवध के नवाब के साथ, जिनसे 50 लाख रुपए हर्जाने के तौर पर वसूले गए। बस इसी एक संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों से शासक बना दिया। और बस इसी के साथ बंगाल के आजाद नवाबों का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। नजमुद्दौला अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला कठपुतली नवाब था, और यह सिलसिला मुबारकुद्दौला पर आकर खत्म हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने नवाब का पद ही खत्म कर दिया। बंगाल अब पूरी तरह से ब्रिटिश राज का एक हिस्सा बन चुका था। विद्यार्थियों, यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल साहित्य प्रकाश को सब्सक्राइब जरूर करें।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अगर ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।